नोटबंदी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, संसद नहीं चली, सरकार उसके बचाव में उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद तमाम रैलियों में बोल रहे हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, पहली बार बोलने जा रही है, कई दिनों से खामोश थी स्मृति जी। खामोशी तोड़ने के लिए धन्यवाद। स्मृति, आपकी छवि देश भर में मंत्री से ज्यादा एक कुशल गृहिणी की है, एक आदर्श गृहिणी की है जी। तो इस नोटबंदी का गृहिणियों पर क्या असर पड़ा है? बात ये होती थी गृहिणियां काफी पैसा कैश अपने पास रखती हैं घर की मुश्किलों के लिए, क्या आपके पास भी था कुछ पति से छिपा कर रखा हुआ या घर में? नहीं, मेरे पास तो नहीं था, लेकिन आज अगर आप एक गृहिणी अथवा एक महिला की अपेक्षा पूछें तो वो चाहती है कि उसके बच्चों को एक बेहतर कल मिले। महिला चाहती है कि रोजगार के नए आयाम खुले। महिला चाहती है कि आर्थिक रूप से राष्ट्र सशक्त हो। और उस दृष्टि से नोटबंदी जिसको आप करार देते हैं, जिसे हम डिमोनेटाइजेशन या रीमोनेटाइजेशन कहते हैं, उसके 2-3 बहुत बड़े प्रभाव हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो कैश की जो रेशियो होती है, मात्रा होती है जीडीपी के संदर्भ में, वो जो विकसित राष्ट्र हैं उसमें लगभग 4 से 5% होती है। अब हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र कहलाता है, कहलाना जाना चाहता है, विश्व गुरु माना जाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में क्या ये, मुझे लगता है, जरूरी नहीं था कि हमारा देश एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़े जहां पर कैश की संख्या जीडीपी के संदर्भ में कम हो। आज अमिताभ जी, अगर आप आंकड़े देखें और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनसे पूछें तो साउथ अफ्रीका और ब्राजील में कैश वर्सेस जीडीपी की रेशियो है वो हिंदुस्तान से बेहतर है। तो क्या हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है? तो अगर हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से हम सशक्त हों, देखिए, नेता होने के नाते कई लोग भाषण बहुत देते हैं कि आर्थिक क्षमता राष्ट्र की बढ़नी चाहिए, लेकिन उस क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो बहुत कम लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को राष्ट्र ने एक मुकम्मल स्थान पर इसलिए पहुंचाया ताकि वो ऐसे निर्णय ले सके जो राष्ट्र के हित में है, राष्ट्र के लिए जरूरी है। और उन्होंने जो ये कदम लिया है, तो एक मंत्री छोड़िए, एक महिला नागरिक होने के नाते मुझे उस पूरा विश्वास है कि राष्ट्र भर की बहनें इसका समर्थन करेंगी, क्योंकि भविष्य के लिए भी लिया गया है। और जिस दृष्टि से आपने मुझसे पूछा कि एक गृहिणी, एक माँ होने के नाते आप क्या चाहती हैं, तो मुझे लगता है हर माँ अपने बच्चे के लिए एक बेहतर कल निश्चित रूप से चाहती है। स्मृति, एक और सवाल उठता है। अब स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है उनसे सवाल पूछना चाहूंगा। 1.25 महीने से कतारें हैं एटीएम के बाहर, एटीएम से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये जो मुश्किल है ये कैसे दूर होगी? आप तक ये फीडबैक पहुंच रहा है कि ये चिंता का विषय है? थोड़ा सा आम आदमी परेशान है। आपको 2-3 बातों का मैं संकेत देना चाहूंगी। एक, सभी राज्य की सरकारों से ये निवेदन किया गया है कि विशेषतर जो ग्रामीण क्षेत्र है, कहाँ कहाँ कैश की शॉर्टेज है, वो हमें निरंतर बताते रहें केंद्र में, ताकि उसकी पूर्ति होती जाए। सभी प्रदेशों में बैंक लेवल की एक कमेटी होती है जो काम करती है जिला स्तर पर। उनके साथ निरंतर हमारे वित्त मंत्रालय के माध्यम से एक समन्वय से काम हो रहा है। देश में लगभग 1,55,000 से ज्यादा बैंक हैं और करीबन 1,20,000 बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सभी को एक्टिवेट किया गया है। साथ ही रवि जी जिस मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं उसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स है 2 लाख के आसपास, इनके माध्यम से भी इस संदर्भ में काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं समन्वय करते हैं विविध प्रांतों के साथ, विविध जो हमारे मंत्रालय हैं उनके साथ, ताकि कहीं भी अगर कोई कमी लगे तो पूर्ति करने में समय ना गवाया जाए। अमिताभ जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, इतनी रिस्पॉन्सिव सरकार आपने शायद बहुत कम देखी होगी। मतलब एक ऐसी सरकार जहां पर वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय प्रतिदिन बैठकर, प्रति घंटा बैठकर चीजों का निरीक्षण करे, लोगों तक समाधान पहुंचाए। यहां तक कि विदेश मंत्री स्वयं किडनी का ट्रांसप्लांट करने हॉस्पिटल जाए, लेकिन अपने हॉस्पिटल के बेड से लोगों की मदद करें। तो संवेदनशील सरकार और जो ह्यूमन रिस्पांस दिखाती है, उसका उदाहरण हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है। तो बड़ी ऐसा र्यूमर क्यों उड़ रहा है स्मृति जी कि सरकार आएगी आपका सोना ले जाएगी, सरकार आएगी आपके लॉकर देखेगी, 2000 में चिप छिपे हुए हैं? देखिए, तो ऐसे लोगों को आपको लगता है कि थोड़ा भय का माहौल होता है इससे? मुझे लगता है भय का माहौल जो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, विफल हो रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जी बार बार संवाद बनाए रख रहे हैं जनता के साथ, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से। लेकिन जो पैरेलल इकोनॉमी चलाते थे, जिनका मतलब पूरा का पूरा तंत्र चलता था कैश पर, अब कहीं ना कहीं तो वो बौखलाए हैं।
तो कहां से प्रहार करें? तो ऐसी परिस्थिति में किसी को भय या फिर डर बिठा देना कि भाई ये होगा वो होगा, जब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। क्या हम जाने जाना चाहते हैं कैसे देश के नाम से जहां पर ट्रांसपेरेंसी इकोनॉमी के संदर्भ में नहीं है? आज अगर हम कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का, मुद्रा योजना का, ये सारी योजनाएं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ तो लेकर जाती हैं। साथ ही जो सबसे जो कहते हैं चुनौती भरे तबकों से आते हैं लोग, चाहे वो दलित हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों, महिलाएं हों, गरीब हो, बीपीएल परिवारों से संबंधित व्यक्ति हों, उन तक कैसे सहायता पहुंचे आर्थिक, ये सारा काम पिछले 2.5 साल में हुआ है। तो ऐसे वातावरण में जब मिडिल मैन जो बिचौलिया है, वो बिचौलिया चाहे बहुत विख्यात बिचौलिया हो या छोटे स्तर का बिचौलिया हो, कहीं ना कहीं तो वो इस असमंजस में है, बौखलाया हुआ है जी, मेरे साधन सारे कट रहे हैं। तो इसमें यही सवाल उठ रहा है स्मृति कि अब अगले 20 दिन तक, 30 दिसंबर तक केवल 5,000 तक ही एक बार जमा कर पाओगे, उससे ज्यादा कभी ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं? मुझे लगता है एक तो मेरा आग्रह ये है कि नोटिफिकेशन के संदर्भ में लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी कई बार चुनौती भरी होती है। फिर वित्त मंत्री जी जाकर उसका स्पष्टीकरण भी देते हैं, जी आपने समझने में गलती की है। इसीलिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से जो जो आता है नोटिफिकेशन, उसको पूर्णतः जनता के सामने पहुंचाएं और उसमें अपनी सोच ना लगाएं, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूंगी। अमिताभ जी, आपको 2-3 बातें इसमें जोड़ के देती हूँ। जैसे एक अफवाह चला दी जी बैंक के लॉकर पे सब धावा बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है जिसका जो पैसा है वो सुरक्षित है, जो धन आपने अपनी मेहनत से बिना किसी चोरी के कमाया है वो पूर्णतः सुरक्षित है। अब अगर चोरी का धन है उसकी आप सुरक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो मुश्किल वही है कि कतार को लेकर फिर जो है सवाल उठ रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि आम जनता पर वार किया है, कांग्रेस कहती फिर रही है कि इससे काले धन वालों को फायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ, संसद तक नहीं चली उनके इस व्यवहार से। देखिए, कांग्रेस के संसद ना चलने देने के ऊपर विषय जनता का नहीं था। जनता को तो उन्होंने सिर्फ एक मोहरा बनाया था। उनकी अपनी राजनीतिक दरकार थी कि किस प्रकार से वो एक ऐसा माहौल तय करें जिसमें डिबेट ना हो, डिस्कशन ना हो। बार बार सरकार पहले दिन से कह रही थी कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आए सदन में बोलें और फिर उसका जवाब सरकार से सुने। अब आपने स्वयं देखा, राज्यसभा हो या लोकसभा, उसमें हंगामा होता था। सरकार बातचीत करने के लिए जब भी कहती थी तो वो पूरी कार्रवाई ठप करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो संवाद तो एक तरफा नहीं हो सकता, दोनों तरफ से होगा। और मीडिया के जमाने में बार बार मीडिया ने भी देखा कि कैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो या वित्त मंत्री हो या स्वयं प्रधानमंत्री हो, वो बार बार स्वयं अपील करते रहे, जी आइए बात कीजिए, बताइए मुद्दों पर। और अमिताभ जी, जब एक राष्ट्र का एक यज्ञ चल रहा है, काले धन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ एक होम दे रहे हैं हम सब मिलकर नागरिक के नाते, तो क्या ये हमारी अपनी, आप पॉलिटिकल हमारे वो छोड़ दीजिए क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे वातावरण में हम एक दूसरे की मदद करें? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि जी आप नहीं चाहते कि इकोनॉमी डिजिटल हो, कैश पर ही आधारित रहे, तो कहीं ना कहीं का आप अपना समर्थन बिचौलियों को नहीं दे रहे। आज अगर आप क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे मैं टेक्सटाइल्स में हूं, अब टेक्सटाइल की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बीच का कोई आता था व्यक्ति, वो कहता था हाँ जी इन 10 लोगों को आप काम दीजिए लेकिन कैश की पेमेंट कर दीजिएगा, बुक्स पे आप पूरा मत दिखाइएगा, सरकार को आपको जो दिखाना है दिखाइए। मिनिमम वेज का वायलेशन होता था। गरीब कहता था जी काम बढ़ रहा है लेकिन मेरी आय नहीं बढ़ रही अथवा मेरी आर्थिक परिस्थिति में सुधार नहीं हो रहा। अब हमने जब भी कोई फैक्ट्री का मालिक हमारे पास आता है, हम उनसे एक ही आग्रह करते हैं, भाई साहब बताइए आपको वर्कर का बैंक अकाउंट कैसे खोलने में हम मदद कर सकते हैं। कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा आप वित्त मंत्री जी से कहिए ना कि हमारी जो लिमिटेशन है उसको बढ़ा दें ताकि हम कैश में दे सके लोगों को पैसा। मैंने कहा देखिए आप तो वैसे भी पारदर्शिता में विश्वास करते हैं, आप बताइए किस बैंक की किस ब्रांच में आपको कहाँ खोल कर देना है अकाउंट, हम आपकी मदद कराते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं जी नहीं हमारे वर्कर के पास आधार का कार्ड नहीं है, आप कहते हैं कि आधार का कार्ड जोड़कर ही बैंक का खाता खुलता है। जैसे मैं भिवंडी गई, मैंने वहां के जिला के प्रशासन के अधिकारियों से बात की, नेताओं से बात नहीं की। मैंने कहा देखिए साहब आपके पास अगर वर्कर आता है, कहता है मुझे आधार कार्ड बनाना है, तो क्या आप मदद करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल मैम। एक दिन निश्चित कर दिया,
जिला अधिकारियों ने उस दिन सबको बुलाया और कहा जिस जिसका आधार कार्ड नहीं बना है आप हमें बतलाइए, हम आपकी मदद करके आधार कार्ड भी बनाते हैं। बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया। देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़ेगा? अगर आपको मालूम है गांव है, इंटरनेट नहीं है, कार्ड काम नहीं करता। आज गांव की बात करते हैं तो बुआई का सीजन जो होता है, नाबार्ड ने 21,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से विशेष किसानों के लिए दिया ताकि उनको कोई चुनौती का सामना ना करना पड़ सके। हमने खाद की उपलब्धि बढ़ाई, वहां पर उपलब्धता बढ़ाई ताकि किसी भी किसान को किसी प्रकार की चुनौती ना हो। जी पैसा कम पड़ रहा है, खाद नहीं ले पा रहे। देखिए पिछली सरकार ने कहा हमको कि भाई हमारे पास बुनकरों 50 लाख बुनकरों का डेटा है। मैंने कहा ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, तो डेटा में सबका नंबर होगा? उन्होंने कहा हाँ जी है। मैंने कहा नंबर लाइए। मैंने कहा अगर नंबर है तो क्या आप उनको एसएमएस अलर्ट भेज सकते हैं कि आज ये धागा यहाँ पर उपलब्ध है, आप यहाँ का ऑर्डर बिना ऑफिस आए आपका खर्चा बचा देते हैं, आप मोबाइल पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ मैडम थोड़ा तो समय। मैंने कहा नहीं आप बताइए कहाँ आपको मदद। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सरकार इतनी रिस्पॉन्सिव है कि अगर कोई अधिकारी अथवा कोई व्यक्ति कहता है मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं जी हमको बताइए, हम 12 घंटे नहीं 24 घंटे काम करने को तैयार है। स्मृति अब थोड़ा आगे टीम मोदी ऐसे काम कर रही है। टीम मोदी काम कर रही है, लेकिन इसी टीम मोदी पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी गोवा जाते हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी जौनपुर जाते हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि इस डी नोटिफिकेशन यानी नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर ऐसे निशाना साधना चुनावों को ध्यान में रख के है? देखिए अमिताभ जी, मात्र चुनाव को ध्यान नहीं, अपनी पॉलिटिकल सस्टेनेंस के लिए भी तो उन्हें प्रधानमंत्री पे धावा बोलना है। उनकी तो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर का सवाल है। तो अगर वो नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं बोलेंगे तो उनको अपने लिए भी तो एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं 2.5 साल से अमेठी में हूँ और मेरा ये मानना है कि हम सुपर ह्यूमन नहीं है। शायद प्रभु की इच्छा ऐसी नहीं है कि हम सब कुछ सबके लिए काम कर दें, लेकिन जितना संभव है, जितनी क्षमता है उतना तो करें। कम से कम इतना हमारा प्रयास होना चाहिए। 2.5 साल से अमेठी में मेरा प्रयास रहा कि अगर किसान विकास केंद्र खोलना है, उसकी जद्दोजहद की, उसके लिए जाकर 50 लोगों से मिले, हाथ जोड़े, सब कुछ किया, लेकिन किसान विज्ञान केंद्र पारित कराया। खाद उतरने के लिए रेलवे की रैक नहीं थी वहां पर, उसको उतरवाया। इसका मतलब 2.5 साल में अगर मैं थोड़े थोड़े प्रयास करके इतने पुराने काम करा सकती हूँ तो वो तो कब से एमपी है वहां के। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि एक तरफ पॉलिटिकल छीटाकशी, खींचतान, राजनीति का एक, और प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि जी मैं प्रधानमंत्री हूँ, और विशेषतः उससे पहले तो नरेंद्र भाई खुद गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते काफी कांग्रेस का प्रहार सह चुके हैं, तो उनको तो आदत सी है प्रहार सहने की। लेकिन ना वो मुद्दों से भटकते हैं ना वो काम से भटकते हैं। यहाँ पर राहुल के पास ना मुद्दा है ना काम है उत्तर प्रदेश जिसको वो दर्शा सके। अमेठी में खाट सभा की ना उन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश में, अमेठी में की क्या? नहीं कर पाए, क्योंकि वहां आकर जनता स्वयं ये कहती कि जी ऐसा कीजिए, अगर किसानों की इतनी चिंता है तो जो सम्राट साइकिल की जमीन है जो आपके पास है उसे लौटा दीजिए बस। अब तो ऑर्डर भी हो गया है कोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है और तमाम जो विपक्षी दल है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आपकी विरोधी दूसरी पार्टी कांग्रेस हो, ये कह रही है कि इस नोटबंदी के कारण बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस नोटबंदी में जो जनता कतार में लगी उसका उल्टा असर पड़ेगा? देखिए नोटबंदी का अगर आप स्थानीय इकाई के ऊपर प्रभाव देखें तो क्या हुआ है। हमने कहा कि आप पुराने नोटों से एक समय सीमा, एक अवधि में सारे जो बकाया था अपना टैक्स का वो आप चुका सकते हैं अपने जिला के प्रशासन के माध्यम से, अपने कॉरपोरेशंस में, म्यूनिसिपैलिटीज में, ताकि उस टैक्स के माध्यम से जनता का काम हो सके। ये हमने किया है, ये तो सबने माना है। आप यूपी रेगुलर तो इससे संकेत क्या जाता है? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है 24 घंटे बिजली। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वहां पर ऐसे निर्माण के काम हो जो जनता जनार्दन को उनके अपने स्थानीय क्षेत्र में उसका लाभ हो। वो काम कैसे हो पाएंगे? जब आपके म्युनिसिपैलिटी के पास वो पैसा होगा जो बकाया था, जो चुकाया गया अभी नोटबंदी के बाद, ताकि वो सार्वजनिक काम कर सके, चाहे वो गटर का काम हो, चाहे वो सड़क का काम हो। अब पैसे आए हैं, ये कब हुआ है? जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ठोस निर्णय लिया। अमिताभ जी, हम सब ने राजनीति को करीब से देखा है। किस नेता को पसंद नहीं है पॉपुलर होना, सिर्फ हाथ चढ़ाना और सीधे काटना? लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को एक ऐतिहासिक मौका दिया देश की जनता ने, कुछ ठोस कदम उठाने के लिए, कुछ बदलने के लिए। स्टेटस को रखना था,
तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित उत्तर आप प्रदेश- रेगुलर यूपी के विजिटर जी। हैं। अमेठी में आप चुनाव लड़ी, अमेठी में खुद ही आप यूपी में लगातार सक्रिय रही हैं, खासकर अमेठी में। अमेठी में जनता का लगातार मूड- सक्रिय रही हूँ। जनता का मूड क्या लग रहा है? आप अमेठी देखिए, जा मैं रहे हैं। अमेठी का उदाहरण दे सकती हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश का उदाहरण नहीं दे सकती, लेकिन एक मेरे लिए स्वयं एक अनुभव जो मैं बांटना चाहती हूँ। 60-70 साल से एक परिवार से बंधा है एक पूरा गांव, एक खेमा, एक पूरी लोकसभा क्षेत्र। अब 2.5 साल में उन्होंने मुझे दीदी बना के अपने दिल में जगह तो दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उनके मन में ये रोष अथवा कहीं ना कहीं मन में ये उदासीनता तो थी कि जी जिनके ऊपर हमने 70 साल से विश्वास दिखाया वो तो काम नहीं आ रहे थे। अब नेता का काम क्या है? सिर्फ वोट पाना। मैं 2.5 साल क्यों रही अमेठी? क्योंकि मैं चाहती थी कि अमेठी के लोग ये समझें कि सभी नेता वो नहीं है जो वोट लेकर चले जाते हैं अथवा वोट ना पाने के बाद दिखाई नहीं देते। मैं चाहती थी कि लोकतंत्र में हिंदुस्तान के उनका विश्वास कायम रहे। मायावती बहुत नाराज है नोटबंदी से। अखिलेश कहते हैं कि हम राहुल गांधी कांग्रेस के साथ समझौता कर लेंगे। कांग्रेस भी चाह रही है किसी का हाथ थाम ले ताकि आगे बढ़ जाए। आपको लगता है ये सारी पार्टियां नोटबंदी को भुनाने के मूड में है? मुझे लगता है मुद्दा चाहे कोई भी उनके हाथ आए, भुनाएंगे तो वो निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव की बेला है। असर क्या होगा? लेकिन हमारे लिए एक कार्यकर्ता होने के नाते विशिष्ट क्या है कि मैं अपने संगठन को कैसे सशक्त करूं और मेरा संगठन जिला इकाई पर, ब्लॉक पर, कैसे बूथ पर लोगों से आग्रह करके उनको लाए ताकि हम लोग एक विकासशील सरकार उत्तर प्रदेश में दे सके। तो मैं ये नहीं देखती कि बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या आक्रमण तैयार कर रही हैं हमारे संगठन के खिलाफ। मैं इतना देखती हूँ कि 2.5 साल में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो। अरे उत्तर प्रदेश में आज भी चाय 5 रुपए 10 रुपए की मिलती है साहब। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रतिमाह 1 रुपए की रैलियों में बहुत भीड़ आ रही है, तो इसका ये मतलब मान सकते हैं कि इस नोटबंदी को जितना भुनाने की कोशिश है बहुत असर कॉमन मैन जो गरीब आदमी, में एक चीज बोल दूंगा, गरीब आदमी पर नहीं हुआ। शायद थोड़ा सा एक कार्यकर्ता के नाते थोड़ा सा अटपटा हो, लेकिन आज और एक कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की राजनीति में अपने लिए एक अलग स्थान बना लिया है। अब हम संगठन के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो गति दी है देश को, वो हम गति और वही विकास हम प्रदेश तक लेकर आए। आखिरी सवाल, 2.5 साल का सफर, 2.5 साल हो गए सरकार के। एचआरडी मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कपड़ा मंत्रालय तक का सफर, अगर उसका छोटा सार बताना चाहे। आजकल कपड़ा बुन रही हूँ, पहले समाज के ताने बाने को देख रही थी। मैं इतना ही कहूंगी अमिताभ जी, बहुत कम लोग इतने खुश नसीब होते हैं और मैं तो देश की पहली कपड़ा महिला मंत्री हूँ और पहली एचआरडी पहली महिला मंत्री हूँ जिन्हें इतिहास का हिस्सा बनने का एक मौका मिलता है। एचआरडी मिनिस्ट्री में लगभग देश के 1.5 लाख गांवों के जो विलेज एजुकेशन काउंसिल है, प्रत्येक देश के जिले, प्रत्येक राज्य के साथ समन्वय करके जून माह में एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और सब मुझसे कहते थे कि लेफ्ट आप पे बहुत आक्रमण करता है। मैंने कहा देखिए, काम का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जून से वो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है और अभी तक किसी ने कम से कम उस डॉक्यूमेंट पे मुझे आक्रमण इस बात पर नहीं किया कि हमने राष्ट्रहित को ध्यान में नहीं रखा। आगामी वर्ष में टेक्सटाइल पॉलिसी तराशने का भी मौका मिलेगा, तो देश के इतिहास में एडमिनिस्ट्रेटिवली 2-2 पॉलिसीज करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिल रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी बेबाक राय रखी नोटबंदी से लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में और खासकर अपने इस 2.5 साल के सफर के बारे में।